Hello guys, this is Amar welcoming you to UPSCpedia. So in this today's topic we will discuss about economy PYQ 2022. And you guys know that the importance of PYQ is getting stronger and stronger day by day. And as the exam is approaching, you must focus on PYQ first rather than focusing on test series. So let's get started. And by the end of this video, I assured you that you will know that it is easy to score in economy. So here's the first question. Consider the following statement. Tight monetary. First of all, let me tell you. First, you should read the main question, then jump to the question. Which of the statement given above are correct? So you mark it here correct. Now jump to first statement. Tight monetary policy of the US Federal Reserve could lead to capital flight. इसका क्या मतलब है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी यानी लोन महंगा कर दे अगर यूएस फेड रिजर्व, तो वहाँ पर यानी डॉलर की कमी होगी. डॉलर की कमी होगी तो अपने इंडिया से वो डॉलर लोग है ना बाहर ले जाएंगे अपने यूएसए में वापस. तो यहाँ पर क्या होगा, डॉलर की अवेलेबिलिटी कम होगी. तो कैपिटल फ्लाइट का यही मतलब है कि डॉलर इंडिया के मार्केट से कम होकर कहीं और चले जाएगा. तो ये सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट सही है. तो एलिमिनेट करा अपन ने 2 and 3. कैपिटल फ्लाइट may increase the interest cost of the firm with existing external commercial borrowing. इसका क्या मतलब है, डॉलर की कमी कम हो गई. अपन को ये पता था कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में डॉलर की कमी हो जाएगी. अभी डॉलर की कमी होगी तो बाहर भी डॉलर की कमी होगी. तो बाहर डॉलर की कमी है तो जो लोन मिलेगा डॉलर में तो वो भी महंगा ही होगा. तो इसका यही मतलब है कि कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म with existing ECB. So second statement is also correct. Third statement. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with the ECB. Devaluate करेंगे डोमेस्टिक करेंसी को तो $1 जो 40 रुपये का मिलता था वो मिलेगा 60 रुपये में. तो ये ज़्यादा रिस्की हो जाएगा कि हमारा रुपीज़ ज़्यादा अब यानी रुपये में मिल रहा है डॉलर के कंपेयर में. तो इससे करेंसी रिस्क उल्टा बढ़ जाएगा ना कि घटेगा. तो थर्ड भी एलिमिनेट करा हमने. तो अगर फर्स्ट सेकंड भी नहीं पता था तो फर्स्ट सेकंड इज़ द आंसर. सेकंड देखें, सेकंड इज़ डायरेक्टली रिपीटेड फ्रॉम द पी वाई क्यू में पूछा था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो कौन यानी क्या करता है. तो उसमें ये था कि है ना इट इज़ रिकमेंडिंग द सिलेक्शन फॉर द हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक. डायरेक्टली सेकंड तो यहीं से आपका सही हो जाता है. तो आप ये एक स्टेटमेंट ऑलरेडी यहाँ से इस साल 2022 में एलिमिनेट कर देते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, गवर्नर ऑफ RBI इज़ द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो. ये तो स्टेटमेंट पहले से ही गलत है. RBI क्यों होगा भाई. तो इसलिए ये पहला गलत माना हमने. पहला गलत मानते ही हमारा क्या आ गया, बी इज़ द आंसर. तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बाय एलिमिनेशन. ये दोनों हमारे एक ऑप्शन अगर पता होता दोनों सॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय RBI. ओके, पता नहीं, फैक्ट है. द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA पब्लिक लिमिटेड कंपनी. थर्ड इज ब्रिकवर्थ रेटिंग इज़ एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. हमें ये नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि RBI क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं करता है, सेबी करता है. तो पहला एलिमिनेट करेंगे अपन. पहला एलिमिनेट करने पे A गया, C गया, D गया, B इज़ द आंसर. ये भी हमारा एलिमिनेशन से हो गया. तो इस बार भी एलिमिनेशन खूब काम कर रहा है, ये नहीं है कि चलेगा. विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, which of the following statement is correct? Acquiring a new technology is a capital expenditure. हाँ भाई, बात सही है. नई टेक्नोलॉजी लाओगे उससे कुछ बड़ा बड़ा काम होगा तो वो एक तरीके से हमारा आगे की रिसोर्सेज में मदद करेगा. इट एड्स ऑन, ना कि वो एक वो लाइबिलिटी बनेगा. ठीक है, तो ये एक तरीके का एसेट है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर सही है. तो अभी यानी 1 सही है हमारा. तो इसका ये मतलब है ये 2 ओनली और नीदर तो गलत होगा. तो 1 और 1 and 2 में से देखना है. अब
सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ना, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए, जो डेट फाइनेंसिंग है और ये इक्विटी फाइनेंसिंग है, यूपीसी का नैक है कि ये दोनों को रिप्लेस कर देता है टर्म। तो यहाँ पर डेट फाइनेंसिंग की जगह इक्विटी फाइनेंसिंग आना चाहिए था, जो कि होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और जो डेट फाइनेंसिंग होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसमें थोड़ा एनालिटिकल लग रहा था, बाकी यानी के कंपेयर में थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं लेकिन। अब ये अगला देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब ये पढ़ने के बाद मैंने क्या बोला था आपको, डायरेक्ट जाइए, क्या यहाँ पर क्या लिखा है, करेक्ट, इसको मार्क कर लीजिए, फिर जाके अपन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन बॉन्ड रेट ऑन इट्स बोरिंग बाय वे ऑफ आईआईबी। भाई पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता था क्या था। सेकेंड में आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम द अनसर्टेन रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन इंडेक्स बोला है, यानी इन्फ्लेशन से बचा ही रहा होगा, तो यानी ये सेकंड वाला तो सही लग रहा है, तो इसलिए सी वाला तो गया। ऐसे जो भी हमको पक्का होता है वो उसमें डायरेक्ट जाके आप काट लिया करो, ताकि आपके सामने रहे कि भाई 1 2 3 ऑप्शन बचे हैं भाई मेरे पास, तो कॉन्फिडेंस आता है। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखें, इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल, इंटरेस्ट और कैपिटल दोनों में आईआईबी आर नॉट टैक्सेबल। ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट दे दिया, यानी यूपीएससी ऐसे ही स्टेटमेंट बनाती है जिसमें एकदम यानी आप पढ़ के एकदम वो हो जाए कि क्या ही बना दिया स्टेटमेंट, तो ये बहुत गलत लग रहा है मेरे को। अभी इसका वन का श्योर नहीं था, 2 का श्योर है, 3 मेरे को गलत लग रहा है। 3 एलिमिनेट करा अपन ने, 3 3 3, ए इज़ द ऑप्शन, ये भी एलिमिनेशन से हो गया। ठीक है, तो अब एक लास्ट में एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, वो जो आप लगा सकते हैं इकनॉमी में, और जिससे आपका सारी ऑप्शन में से 4 में से सिर्फ आप 3 ऑप्शन तक यानी आपके सारे रह जाएंगे। अब वो एंड में बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू द फैब्रिक, commercial bank lending money to the trading company, corporate body issuing rupee denomination bond overseas। अभी इसका एक और तरीका है कि जैसे किसी को पता ही नहीं कि भाई रियल सेक्टर क्या होता है ना, मेरे को भी नहीं पता था। मैंने क्या करा, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, ये एक लग रहा है एग्रीकल्चर रिलेटेड है, काम कर रहे हैं लेबर्स लोग। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू द फैब्रिक, ये भी थोड़ा एग्रीकल्चर साइड प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड लग रहा है ये। सेकंड वाला देखें तो ये बैंक लेंडिंग, बैंक इशूइंग, यानी ये थोड़ा बैंकिंग सेक्टर है और ये थोड़ा प्राइमरी सेक्टर है, और रियल सेक्टर की बात करिए। अब ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें 1 और 2 कॉमन हो या 3 और 4 कॉमन हो। मैंने देखा 1 और 2 इसमें कॉमन मिला, 3 और 4 यहाँ मिला, लेकिन वो किसी और के साथ था, तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन कर दिया, और ये सही भी निकला, क्योंकि रियल सेक्टर वही होता है जो अपन प्राइमरी सेक्टर में कुछ यानी रॉ मटेरियल बना रहे हो किसी से। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंस सेविंग गोज टूवर्ड द गवर्नमेंट बोरिंग, dated security issued at the market related rates in auction form a large component of internal debt। अब इसको कैसे करें कि हाउस होल्ड फाइनेंसिंग क्या होता है, जो भी यानी हम लोग घर में जो भी यानी पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, सेविंग करते हैं, करेंसी जो हम इकट्ठा करते हैं, फिर जाके हम लोग जो सिक्योरिटी या हम पेंशन में डालते हैं, वो ये होता है। अब जो पेंशन ये सब हम लोग डालते हैं पेंशन स्कीम में, तो ये कहाँ जाता है, ये गवर्नमेंट के पब्लिक अकाउंट में जाता है ना। यहीं से ये गवर्नमेंट बोरिंग में भी यूज़ करती है, यहाँ से पैसा गवर्नमेंट के बोरिंग में ही जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑप्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट। लार्ज कंपोनेंट बोला यानी होगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 10 20 30 कितना भी होगा, उसने ऐसा डिफाइन तो करा नहीं, लार्ज कंपोनेंट बोला है यानी कुछ है इंटरनल डेट का, तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है, सेकंड सही है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए।
अब यहाँ पर आके अपन बोला था क्या करना है, करेक्ट पे मार्क कर लेना है, फिर स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट उनके रहा है, एज देयर इज़ एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी कन्वर्टेबल बॉन्ड पे लोअर रेट्स, the option to convert to equity afford the bondholder a degree of indexation to rising consumer price। भाई अब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कैसे? यहाँ पर अगर एक्सचेंज का आपको बॉन्ड के बदले इक्विटी दे रहा है कोई, यानी बॉन्ड आपका, तो वो तो एक्सपेक्ट ही करेगा ना कि भाई मैं तो कम इंटरेस्ट रेट लूँ, है ना। फिर जाके क्योंकि मैं उसके बाद आपको यानी इक्विटी दे रहा हूँ, तो इससे ये क्या इन्फ्रेंस निकल रहा है कि भाई मैं कम IR दे दूँगा, लेकिन बाद में आपका कन्वर्ट होकर शेयर्स में चले जाएगा। शेयर्स में हाई प्रॉफिट होता है और डिविडेंड, हाई प्रॉफिट होगा तो हाई डिविडेंड मिलेगा आपको, है ना। तो उसके हिसाब से ये सही स्टेटमेंट लग रहा है। तो ऑप्शन टू सेकंड देखें तो ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। अब भाई सही है ना कि अब जैसे महंगाई बढ़ेगी शेयर मार्केट भी बढ़ता रहता है, तो यानी महंगाई के साथ लड़ने के लिए आपको ये वाला वो एक इंडेक्सेशन देगा आपको कंज्यूमर प्राइस से, ये भी सही है, बोथ 1 और 2। अब नेक्स्ट वाला देखें। अब ये वाला नीर वाला ये मैं आप पे छोड़ूंगा या चलिए मैं करा ही देता हूँ। नीर क्या होता है? नीर होता है बेसिकली आपका वेटेड एवरेज ऑफ करेंसी। ये दिखाता है अपना करेंसी का स्ट्रेंथ इन फॉरेक्स, ठीक है, मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। ये आपका रुपीज़ डॉलर के कंपेयर में कितना अच्छा कर रहा है या युआन के कंपेयर में कितना कर रहा है, ठीक है। वही बात आई नीड से रीड जाने की, तो अगर इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दें अपन, ठीक है, तो यही रीर बन जाता है। रीर अपना क्या बताता है? ट्रेड बताता है, ट्रेड कितना कॉम्पिटिटिव होगा। अभी इसमें क्या करना है? नीर अगर आपका मान लीजिए अगर 100 से कम है ना, तो कम है तो यानी अपना ये डिप्रिशिएट हो रहा है, यानी अपना रुपी। तो इसका क्या मतलब है? अगर इंक्रीज़ इन नीर होगा तो यानी अपना अप्रिशिएट होगा। ये लो, फर्स्ट स्टेटमेंट सही निकला, तो यानी बी यानी अपना एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, इंक्रीज इन रियल यानी इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, यानी रीड बढ़ेगा यानी अपना क्या होगा? रुपी अप्रिशिएट होगा यानी $1 जो 60 रुपये का था वो 40 रुपये का हो जाएगा। 40 रुपये का हो जाएगा तो इसे इम्पोर्टर को आसानी होगी, ज़्यादा इंपोर्ट कर पाएंगे कम रुपए में। वहीं एक्सपोर्टर को नुकसान होगा, ठीक है। तो फिर जाके नुकसान होगा क्योंकि इसलिए ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी अपनी, है ना। तो ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग मार्क करो यानी 2 गया, सी इज़ द ऑप्शन। तीसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन अदर कंट्रीज इज़ लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीड एंड नीड। ये तो मैंने बताया था कि नीर में इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं तो रीर आता है। अब इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा तो नीर और रीर का डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा, तो ये भी सही है। अब इसमें देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, अगर रुपीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू पे है, RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करके मार्केट में मनी डालेगा कि उल्टा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा? तो इधर क्या उल्टा लिखा है कि इन्फ्लेशन हाई है तो RBI है ना बाई करेगा सिक्योरिटी और है ना एक्स्ट्रा रुपी है ना पंप करेगा मार्केट में। तो ये तो उल्टा होता है, गलत हो जाएगा। तो पहला गलत करा, बी इज़ द ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन दिस इज, ये आपको गलत नहीं करना है, ये गलत कर सकते हैं आप ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोलूँगा मैं? बेसिक आपने देखा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे? मनी से आ रहे थे, बैंकिंग से आ रहे थे, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या है, आपके कंसेप्ट सही होने चाहिए। कंसेप्ट आपके सही हैं तो इजी क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक करना है,
और ये PYQ करने से आपको एक आइडिया आ जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो PYQ इज़ अ मस्ट, ठीक है। और लॉजिक यूज़ करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।